उनका ब्लॉक और एट्रीब्यूट का एक कॉम्बिनेशन होता है। ड्राइंग्स में हम सेंटर लाइन, ग्रिड, स्क्वाड करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल, मैं पहले एक सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद खुद ब खुद डाउट दूर हो जाएगा। मैंने डिसाइड करा कि मैं अपनी ड्राइंग में सेक्शन के सिंबल को मेंशन करूंगा। अगर मैं इस सेक्शन के सिंबल को मेंशन करूंगा तो मुझे इसको डिजाइन करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। तो मैंने इसको डिजाइन कर लिया, म्यूट कर रहा हूं। कोई भी डिफरेंट कलर्स मैंने यहां पर चूज कर लिया। तो ये हो गया हमारा सेक्शन का सिंबल, Y एंड Y डैश। मेरी ड्राइंग है, मुझे इस सेक्शन के सिंबल को अपनी ड्राइंग में प्लेस करना है। तो मैंने क्या करा, सिंपल उसको सेलेक्ट करा और मूव करा दिया। लेकिन एक पॉइंट यहां पर नोट करने का है, ये कहने के लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। एक बात को ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके कई पार्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये मल्टीपल पार्ट्स में हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अगर हम ऐसे सेक्शन के सिंबल 50 सेक्शंस अपनी ड्राइंग में मेंशन करेंगे, दैट मीन्स कि 50 × 50, उस 50 के भी पार्ट्स, हमारी फाइल्स हैवी होगी, वर्किंग करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए इस कमांड को वहां पर ऐड करा गया है ताकि आपकी फाइल पे वर्किंग ईजी हो सके और ज़्यादा हैवी ना हो। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपने इस वाले पार्ट को, इस टेक्स्ट को अगर आपने एम्प्टी से यूज करा है तो ये कॉम्बिनेशंस बेकार है। आपको ब्लॉक ATT को यूज करना है, इसका शॉर्टकट है। तो मैंने इसको हटा दिया, मैं ATT यूज कर रहा हूं। मैंने कहा सिंपल Y, मेंशन कर दिया नाम, इसी को मैं कॉपी करूंगा, देन मेंशन कर दूंगा, डबल क्लिक, जो भी है Y या Y डैश, और प्लेस कर दिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट करूंगा। अब आता है मेन पार्ट। मैंने कहा दिस वन इज सेक्शन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले मैंने क्या करा, डिजाइन करा एट्रीब्यूट के साथ, देन ब्लॉक, बेस पॉइंट एंड ओके। मेरे पास एक इंटरफेस आ गया ऑटोमेटिक, एडिट एट्रीब्यूट एंड नेम, पहला Y। बच्चों जरा 1 मिनट रुकना, तेरा 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ मैंने कहा Y एंड Y डैश, ओके। तो ये क्या अलग अलग पार्ट्स में है? नहीं, ये एक सिंगल पार्ट में है। प्लस पॉइंट नंबर 2, अगर मुझे इसे एडिट करना होगा तो मुझे ब्लॉक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल इस पर डबल क्लिक करूंगा, क्या है X, दूसरा X डैश, सिंपल। दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशंस ऑफ ब्लॉक एंड इनसाइड ब्लॉक। दूसरा एक और मैं चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, क्लियर होगा। एग्जाम्पल, मुझे कई बार डिटेल्स पे काम करना होता है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं चीज़ों को बैठ के बनाऊँ, कि मैं मार्किंग करूँ हर एक चीज़ की। वहाँ पर क्या करोगे, इसका यूज़ करोगे। ये ऑब्जेक्ट्स हमेशा आप अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं और जैसे चाहें आप उन्हें एडिट कर सकते हैं। ये होता है इनका यूज़। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्या करा, ब्लॉक में कन्वर्ट। अगर आप इसमें भी कोई डिटेल देना चाहते हो तो आप इसमें भी डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो, कुछ भी, जो भी आपको किसी ऑब्जेक्ट का नाम वगैरह मेंशन करना है। नॉर्मली क्या होता है कि मुझे डिज़ाइन करना होता है, ब्लॉक को इंपोर्ट कराना होता है, ब्लॉक को तोड़ना होता है, या टेक्स्ट करना होता है, या एक एक चीज़ बनानी होती है। मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट एंड ओके। अब वो मुझसे पूछेगा नेम, कुछ भी ले लो, वॉल डिटेल्स 230 mm थिक। ये क्या था, ड्राइंग नंबर 03 D1 नंबर, ओके। अब इसका बेनिफिट क्या है पता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, जहां यूज करना चाहो कर सकते हो। नंबर 2 प्लस पॉइंट, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है,
डबल क्लिक करो, साइज, कलर, फॉन्ट, एवरीथिंग वी कैन चेंज। इसे कहते हैं ब्लॉक और एट्रीब्यूट को कॉम्बिनेशंस। वर्किंग ड्राइंग में इस्तेमाल करना, कहाँ पर? सेक्शंस, कॉल आउट, डिटेल्स, टैगिंग, ब्लो अप डिटेल्स, हर एक चीज़ में। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीट्रिक एग्जाम्पल, कई बार मुझे ज़रूरत पड़ती है इसकी पैरामीट्रिक की, लेकिन पैरामीट्रिक होता क्या है? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे प्रोजेक्ट में कई बार ऐसा होता है कि मैंने लाइंस को ड्रॉ करा, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर मुझे याद आता है कि शायद मैंने गलत कर दिया। तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, जब कुछ चीज़ गलत हो जाती है 99.9% उसको डिलीट करना पड़ता है। लेकिन कैड ने मुझे एक ऐसा फीचर्स दिया है कि आपको अपनी ड्राइंग्स को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे? मुझे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, एक फीचर्स दिया है पैरामेट्रिक, सभी लोगों को पता होगा बट वर्किंग नहीं करिए। पैरामेट्रिक के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर एक फीचर्स मिलेगा, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स, अलाइंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। मैंने कहा ठीक है, मैं पहले हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ। ये क्या है? डायमेंशंस निकाल, सिंपल, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस निकाल सकते हो। और ये चीज़ हम डायमेंशन से भी कर सकते हैं। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर आप डायमेंशंस यूज़ कर रहे हैं तो हम ऊपर से भी डायमेंशंस यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को, इस डायमेंशंस को अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये सिर्फ एज ए डिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती है अपनी ड्राइंग में, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए नहीं दी जाती है। आप इसे चेंज करोगे, कर लो, डबल क्लिक, 20, कुछ फर्क पड़ा ऑब्जेक्ट में? कुछ नहीं। लेकिन 90 एंगल, मैंने कहा 45, लाइन है मेरी 150 की, मुझे चाहिए 50, हॉरिजॉन्टल लाइन थे 150, मैंने कहा 120। आप डिक्रीज भी कर सकते हो, रेडियस इंक्रीज एंड डिक्रीज, एंगल जैसे चाहो चेंज करो। तो हम ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, डिलीट करने की जरूरत नहीं है वहाँ। और कभी कभी ये भी होता है मेरे साथ कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करना है, इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे रखना है, तो हम क्या करेंगे? मुझे बहुत सिंपल आंसर मिलेगा, मैं जानता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? तौहीद? कोई आइडिया? राकेश? एक्सटेंड? चलो ठीक है, आप बताओ, आप बताओ। फिलेट? अच्छा, आप बताओ। आप नहीं, आपको जो जो मालूम था आपने एक्सपेरिमेंट करते चले गए। फिलेट, मूव, अब कोई और एक्सपेरिमेंट? हाँ ठीक है। ये कंडीशंस हमारी कब काम आती है? जब कुछ ये कंडीशंस हो, या फिर हमें टच कराना हो, या फिर हमें किसी के पैरेलल करना हो। कई बार हमें जरूरत पड़ती है ड्राइंग में। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि उसको फिलेट करा लेते हैं, या मूव करा लेते हैं, या उसको एक्सटेंड करा लेते हैं। एक्सटेंड की भी कंडीशंस है। मैंने यहाँ पर सिंपल पैरामेट्रिक में गया, मैं ज्योमेट्री कंस्ट्रेंट्स में, मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कोइंसिडेंस। मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट,
सिंपल। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्सों को रखूंगा, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, तो वो कोइंसिडेंट कराता चला जाएगा हर एक ऑब्जेक्ट से। ये होता है कोइंसिडेंट। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर करना है, तब हम क्या करेंगे? पैरामेट्रिक, ज्योमेट्रिक, तब हम यूज करेंगे क्या? परपेंडिकुलर। उसके परपेंडिकुलर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कभी कभी किस चीज की? पैरेलल की। कई बार वो ऐसा होता है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके पैरेलल करना है, तो ऑफसेट लेके करेंगे। डायरेक्ट कमांड है मेरे पास। या फिर अगर मैंने कहा कि इसको टच कराओ, आप सेलेक्ट करोगे और मूव कराओगे, बट वो टच नहीं होगा परफेक्टली। उस कंडीशंस में आप क्या यूज करोगे? टेंजेंट, फर्स्ट एंड सेकंड। जी बताइए राकेश। मैंने क्या हुआ, मेरा एक बार मैं प्रोजेक्ट था मेरा कि मेजरमेंट लेना था कि रैंडम साइड थी, मतलब उसका कोई मतलब इधर फिक्स नहीं था, स्क्वायर नहीं था, एक जैसे मतलब ट्रायंगल था, एक जैसे अलग-अलग था, तो उसका कोई प्रिंट नहीं हो पा रहा था। बहुत दिक्कत आई होगी। वो मिला ही नहीं, हर चीज नहीं मिलती है वहाँ। सेम एज इट इज कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक, दो ऑब्जेक्ट्स कोसेंट्रिक कराना, तो इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। कभी कभी हमें ये भी जरूरत पड़ती है कि अगर मैंने कंडीशंस रखी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मुझे वर्टिकल करके दो, तो आप कहोगे कि ठीक है सर, आरो एंटर एंड रोटेट। लेकिन हमें इतना लेंथी प्रोसेस यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वर्टिकल पे जाओ, सिंपल, और जो वर्टिकल है डायरेक्ट उसे हॉरिजॉन्टल कराओ। ये दिस इज कॉल्ड द बेसिक्स, जिनकी जरूरत पड़ती है मोस्टली ड्राइंग्स में। कॉपी, मूव, रोटेट तो एक सिंपल है, सभी को पता है। लेंथन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड। एग्जाम्पल, मेरे पास एक लाइन है जिसकी लेंथ को अगर मैं मेजर करूंगा तो आएगी ऑलमोस्ट 150। मैंने लेंथन का कमांड दिया, LEN एंटर। नीचे 4 ऑप्शन है मेरे पास, डेल्टा, परसेंट, टोटल, डायनेमिक। मैंने डेल्टा पे क्लिक करा, वो मुझसे पूछेगा एंटर डेल्टा लेंथ, मुझे कोई लेंथ बताइए, कोई भी एक लेंथ। मैं एग्जांपल के लिए वहां पर ले लेता हूं 50 एंटर। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ उतना ही एक्सटेंड करेगा जितनी मैंने इसको एक लिमिट दी है, 50, एंड बोथ साइड एंड मल्टीपल टाइम्स। जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार ये एक्सटेंड करता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इसका यूज। मुझे पता है कि एक ऑब्जेक्ट के बीच में गैप कितना है, या मुझे किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक्सटेंड करना है। उस कंडीशन में हम यूज करते हैं लेंथन के अंदर डेल्टा कमांड। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, इसी में दिया है परसेंट, कितना परसेंटेज। मैंने कहा 50% निकाल के, तो वो आप जो बचेगा वो आपको निकाल के देगा। लेकिन टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लो, मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी 150 की, लेकिन मुझे ये लाइन नहीं चाहिए 150 की, मुझे चाहिए 300 की। अब 300 की चाहिए तो मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या क्या है? पहले तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा बनाऊं। नंबर 2, ये लाइन मेरी कितने की है ये तो मुझे पता है, तो मैं डेल्टा यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता ये लाइन कितने की है तो डेल्टा कमांड मेरा फेल हो गया। फिर यहां पर काम क्या आया? फिर यहां पर काम आया टोटल। अगर आपको ये नहीं पता है कि इसके लाइन की लेंथ कितनी है, तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 300 मेंशन करो और क्लिक करो, चाहे वो लाइन जितने की हो, लेकिन वो आपको लाके देगा 300 पे। और अगर 300 मैंने कर दिया इसको
और मुझे इसको करना है 150 पे, तो लाइन चाहे जितने की हो वो आपको उसी स्पेसिफिक वैल्यू पे लाके फिक्स करा देगा। ये होता है इसका काम। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशंस मैंने डाल दी इसमें। ये कंडीशंस है हमारे पास। चलो मान लो मैंने आपसे कहा कि इस लाइन को एक्सटेंड करो, आपने कहा सर EX डबल एंटर, नहीं हुई। इसको एक्सटेंड करो, हो गई सर, कमांड फेल हो गया। फिर तुम्हारा काम ही क्या बचा? जब मुझे लाइनों को ड्रॉ करना पड़े और उनको एक्सटेंड कराना पड़े तो फायदा क्या हुआ? एक्सटेंड कमांड फेल। तब हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की? डायनेमिक कमांड की। डायनेमिक कमांड क्या करेगा? जिस ऑब्जेक्ट को जहां तक एक्सटेंड करना है विदाउट एनी बाउंड्री, विदाउट एनी लिमिट, जितना चाहो, ये इसका प्लस पॉइंट होता है। तो हमको जरूरत ही नहीं है एक्सटेंड करने की। अब मैंने कहा कि सबको इक्वल करो, आपने कहा कि सर इक्वल करने के लिए मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, देन मुझे सारी लाइंस को एक्स्ट्रा को ट्रिम करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर ट्रिम कमांड की जरूरत ही नहीं है। डिक्रीज, इसको करना है इसके बराबर, इसको जिस ऑब्जेक्ट के जिस साइज के बराबर करना है, एक कमांड मल्टीपल यूज। तो ये यूज होता है किसका? लेंथन कमांड का। किसने इस कमांड को अपने ड्राइंग में यूज करा? मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा ये। शौकीन आपने? हमारे क्लास से लेफ्ट हो गए हैं एक बच्चे। तालिब क्लास अटेंड करिए, अब लेफ्ट हो गए। अब हम आते हैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। किसी क्लाइंट ने हमसे कहा कि एक एरिया दे रहा हूं मैं 20 बाई 50 का, चलिए डिजाइन बनाना स्टार्ट करिए। उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमें डिजाइनिंग करनी है, तो मुझे क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए? चलो मुझे बताओ। अब यहां पर मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। क्या क्या मेन पॉइंट फॉलो करने चाहिए? बताइए राकेश। रिक्वायरमेंट हमने, चलो मैंने रिक्वायरमेंट ले ली, चलो मैंने रिक्वायरमेंट ले ली, सब कुछ ले लिया और प्लानिंग स्टार्ट करनी है। क्या करना चाहिए हमें? मुझे बेडरूम बनाना है, किचन बनाना है, वॉशरूम बनाना है, ड्राइंग रूम बनाना है, कैसे करना चाहिए? क्या ठीक रहेगा? वास्तु डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, वास्तु के अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या परफेक्ट लोकेशंस रहेगी? बेडरूम की क्या लोकेशन परफेक्ट रहेगी? ड्राइंग रूम? वॉशरूम? पक्का श्योर? बेडरूम का डोर हमारा कहाँ ओपन होना चाहिए, अंदर या बाहर? बेडरूम का डोर, वॉशरूम का डोर, ड्राइंग रूम का डोर हमारे किस डायरेक्शन में ओपन होना चाहिए? कौन सा डायरेक्शन बेस्ट है? हम अपनी प्लानिंग में, कोई बात नहीं, हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग में हमें बेडरूम देना है। बेडरूम का क्या साइज लेना चाहिए? बेडरूम का मिनिमम
10/12 मिनिमम होना चाहिए। 10/10 और दूसरा 10/12 13। 10/12 13। वेरी गुड। किसने बताया? मैं तो सर अभी तक थोड़ा बहुत ऐसे किया है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं तुम्हारा बेस मजबूत कर रहा हूँ। तुम्हारा जो बेस है मैं उसे स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। किसने बताया 10/10 और 12/12? मैंने तो उससे अभी तक कभी नहीं किया उससे कुछ। मतलब कि 10/10 आया कहाँ से? 10/10 तो नहीं, मैं 10/10 तो नहीं किया अभी तक। चलो 12/12 मान लो, 12/13, कुछ भी ले लो। ये आया कहाँ से? स्टैंडर्ड कहाँ से आया? फॉरेन से आया, दुबई से आया, कहाँ से आया? मतलब सर एक तो क्या होता है कि बेड की नींव से क्या होती है, मन में नींव से क्या होती है, उसके लिए सर्कुलेशन चाहिए अपन को बेड के चारों तरफ। इस सब का आइडिया लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम एग्री कर गए आपकी बात। लोग कहते हैं कि हमें अपने बेडरूम का साइज़ मिनिमम 12/12 है, इतने बाई इतने का देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्यों देना चाहिए? रीज़न क्या है? आखिर ये स्टैंडर्ड कहाँ से आया? मेरा मेन पॉइंट ये है। एग्जाम्पल, अगर आपसे किसी ने डिस्कस करा, आपसे किसी ने पूछा राकेश ये स्टैंडर्ड कहाँ से आया, आप क्या बताओगे? मेरे हिसाब से बेड का सोचता हूँ कि बेड का मतलब आदमी की लंबाई मिनिमम 6.5 फीट हो सकती है। नहीं, ये तो बात सही है, ये तो मैं एग्री कर गया। बेडरूम के साइज और रूम के साइज और डोर के साइज आए कहाँ से? जैसे कि आपके टीचर ने कहा था कि स्टैंडर्ड ले लो, उनके टीचर ने कहा था स्टैंडर्ड ले लो, ये आखिर आया कहाँ से? मेरी बात ये है भाई, हर चीज के पीछे फैक्ट होता है। फैक्ट पे काम करो। मैं 12/12 क्यों लूं? मुझे इसका रीजन बताओ, मैं मान जाऊंगा। वॉशरूम का साइज 6/6 7/7 क्यों लूं? मुझे इसके पीछे एक फैक्ट बताओ, मैं एग्री हो जाऊंगा। आखिर ये स्टैंडर्ड कहाँ से आए? जिसको देखो यूट्यूब पे स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड साइज तो यूट्यूब पे स्टैंडर्ड साइज तो बता दिए जाते हैं, साइज तो बता दिए जाते हैं, लेकिन कहाँ से आई ये कोई नहीं बताता। हम वही चीज़, तुम्हारा बेस हमें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि कल को अगर कोई बंदा पूछे, इसलिए पता होना चाहिए। आपकी आवाज़ तालिब आ रही थी, आप कनेक्ट करिए, आप क्लास से लेफ्ट हो गए, आपकी आवाज़ आ रही थी। तो ये जो स्टैंडर्ड होते हैं, ये स्टैंडर्ड बेडरूम के साइजेस, डोर के साइजेस, फर्नीचर के साइजेस, ये सारी चीज़ें, प्लॉट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? बिल्डिंग बायलॉज। बिल्डिंग बायलॉज क्या है? बिल्डिंग बायलॉज क्या होता है? कौन सी गवर्नमेंट? आप कनेक्ट करिए दोबारा से तालिब। कौन सी गवर्नमेंट? क्या उसने रूल्स रेगुलेशन दिए? उसके रूल्स क्या है? उसके फंडामेंटल? आखिर बिल्डिंग बायलॉ बनाए क्यों गए? चलो बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा तुमने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। बिल्डिंग बायलॉ, इस बिल्डिंग बायलॉज की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कोई आइडिया? कहाँ पढ़ा बिल्डिंग बायलॉज राकेश? किसमें? बीटेक में? बीटेक में सिलेबस में बिल्डिंग बायलॉज का? अच्छा, हाँ वो तो बेसिक चीजें बताई देते। तालिब आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है, आपकी आवाज नेटवर्क इशू है ना मेरी कोई साइड बात पे नहीं, थोड़ा। कोई बात नहीं, आप कनेक्ट करके म्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन होगा पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं, लेकिन क्लास लेफ्ट मत करिए प्लीज़। ये सारी चीज़ें प्लानिंग की ओवरऑल जितनी भी चीज़ें, मैं म्यूट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन होगा पूछ लेना मुझसे सभी लोग। जितनी चीज़ें होती हैं प्लानिंग,
एक मैं छोटा सा क्वेश्चन और करूंगा, एक तकलीफ और दूंगा मैं सभी लोगों को। एक छोटा सा पॉइंट है, व्हाट इज द मीन ऑफ द प्लानिंग? प्लानिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है? प्लानिंग की डेफिनेशन एक्सप्लेन करो तालिब। राकेश, तालिब, प्लानिंग की डेफिनेशंस। सभी लोग प्लानिंग करते हैं, सभी लोग प्लान्स बनाते हैं, मेरे पास सबकी ड्राइंग्स हैं। सर प्लानिंग का यही मतलब है किसी चीज़ को एक प्रॉपर वे में हम सेट करते हैं एक बार। अच्छा ठीक है राकेश। ये किसी भी चीज़ को प्रॉपर वे में सेट करते हैं। ठीक है, मैं राकेश से पूछ लेता हूँ। राकेश बताइए। मतलब किसी प्रोजेक्ट को एक्चुअल में मतलब बनाने से पहले उसका मतलब एक सब फॉर्मेलिटी थी ऐसी, मतलब बेसिक कि कहाँ पे क्या होगा क्या चेंज करना, मतलब ये तो एक प्रोसेस हो गया, ये तो एक प्रोसेस हो गया, ये एक प्रोसेस हो गया। मतलब कि पेपर प्लानिंग पेपर पे ड्रॉ करता है, मतलब उससे पहले ये मतलब बनाने से ये एक आइडिया हो गया, एक रेफरेंस हो गया। बट आई एम आस्किंग अबाउट द प्लानिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्लानिंग? एक्चुअल प्लानिंग के डेफिनेशंस क्या है? प्लानिंग वर्ड, जो प्लानिंग जो वर्ड है वो आया कहाँ से? प्लानिंग इज अ क्रिएटिविटी। क्या बनाने वाले हैं, क्या कोई बात नहीं, कुछ नहीं, नो नथिंग। सुनो, प्लानिंग is a creativity of your mind, imaginations of your thinking. creativity, जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे आप प्लानिंग नहीं कर सकते। प्लानिंग का मतलब आपके माइंड की क्रिएटिविटी, जो सोचेगी दिमाग की कि कहाँ पर कौन सी चीज़ों को देना है, प्लानिंग मुझे किस तरह करनी चाहिए, कहाँ पर वॉशरूम, कहाँ पर सेटबैक देना चाहिए, कितना लॉन, कहाँ पर लॉन देना चाहिए, ताकि उसके बेसिस पे हमारा फ्रंट एलिवेशन बिल्कुल परफेक्ट है। दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। एक सिस्टमेटिक वे में बनाना प्लानिंग नहीं है। सिस्टमेटिक बनाने का तरीका क्या हुआ? प्लानिंग को उठाओ, कॉपी पेस्ट मार दो, सिंपल सी बात है। प्लानिंग क्या चीज़ है? किसी ने अगर आपसे कहा कि मेरा 20x50 का एरिया है, तो आपके माइंड की क्रिएटिविटी, आपके इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसी वक्त एट ए टाइम आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए कि उस 20x50 में मुझे क्या देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द क्रिएटिविटी। प्लानिंग को करना, सिस्टमेटिक वे में बनाना, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिज़ाइन करना, वो एक अलग चीज़ हो गया। दिस इज कॉल्ड द वे ऑफ डिज़ाइनिंग। प्लानिंग का तरीका वो एक अलग वे में चला गया। यहाँ बात हो रही है कि प्लानिंग इज अ क्रिएटिविटी ऑफ योर माइंड, आपकी कल्पना कि आप चीज़ों को कैसे अरेंज करेंगे। आपके माइंड में हर एक चीज़ सिस्टमेटिकली वहाँ पर डिज़ाइन हो जाना चाहिए। किसके बेसिस पे? पॉइंट आ गया आप यहाँ पर, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु एंड बिल्डिंग बाय लॉ। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चीज़ों को बनाना है, लेकिन किसके बेसिस पे बनाना है? ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज एंड वास्तु। ऐसे अपने मन से नहीं बनाना है जो आजकल के बच्चे करते हैं। यहाँ से वॉशरूम हटाओ, यहाँ से हटाया तो यहाँ कर दिया, किचन हटाया तो यहाँ कर दिया, मास्टर बेडरूम साइड में, वॉशरूम इस साइड में, ड्रेसर यहाँ पर। यहाँ नहीं अच्छा लगता है तो इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है तो यहाँ डाल दो। 99.9%। क्या मैं गलत कह रहा हूँ राकेश? तालिब, क्यों? उसका बेस क्या है? उसका बेस है, किस पे डिपेंड है प्लानिंग हमारी? प्लानिंग डिपेंड है हमारी दो चीज़ों के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु, ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज। बिल्डिंग बाय लॉज का मतलब यहाँ पर क्या होता है? बिल्डिंग बाय लॉज
serve as essential legal instruments employed to government and control various aspects of constructions, including parameters such as building coverage, height. हर एक चीज कवर होती है बिल्डिंग बायलॉज के अंदर, एवरीथिंग। क्यों हम आर्किटेक्ट से डिजाइन बनवाते हैं? क्यों क्लाइंट भागता है आर्किटेक्ट की तरफ? उसके पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे रीजन यही होता है कि उसकी जो प्लानिंग करने का वे है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसके काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लोगों को पता है कि वो सिस्टमेटिक वे में प्लान बना के देगा, लेकिन एक सिविल इंजीनियर, एक बीटेक वाले को, डिप्लोमा वाले को, एक आईटीआई वाले को प्लानिंग कराते वक्त दिमाग में डाउट होता है, पता नहीं ये करके देगा भी नहीं देगा, पता नहीं चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में करेगा नहीं करेगा, उसको डाउटफुल रहेगा वो। लेकिन एक बीआर वाले के पास जाएगा, आर्किटेक्ट के पास जाएगा, तो वहां वो बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, उसे कॉन्फिडेंस है। बट वो कॉन्फिडेंस उससे नीचे वालों में नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज। कोई क्वेश्चन तो के? बताइए। अच्छा, तो प्लानिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्डिंग बायलॉज, द टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड द TCPO, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मुलेटेड द मॉडल बिल्डिंग बायलॉ since 2016, designed to regulate construction activities for urban and local bodies, state government and urban authorities. And these updated by law represent an enhanced version of the model building bylaws 2004. कब से? The origin of this regulatory, कब से origin can be traced back 2003 when the Ministry of Urban Development, कुछ पूछना चाह रहे हो राकेश? इसीलिए थोड़ा सा म्यूट मैं करवा देता हूँ। डेवलपमेंट फॉलोइंग द डिवास्टिंग 2001 बुर्ज अर्थक्वेक के बाद से हर एक गवर्नमेंट ने थंब रूल बना दिए। अब कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा, कोई भी प्लानिंग नहीं करेगा, ऐसा कोई भी ऐसे नक्शे बना के नहीं देगा विदाउट एनी सेफ्टी एंड रूल्स रेगुलेशंस। इसके बाद गवर्नमेंट ने कह दिया जो कोई भी बिल्डिंग बायलॉज के अगेंस्ट काम करेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसको लीगल नहीं माना जाता है। क्या क्या चीजें होती हैं, की एस्पेक्ट्स क्या क्या है बिल्डिंग बायलॉज के? सेटबैक और बिल्डिंग लाइन। सेटबैक और बिल्डिंग लाइन क्या होती है? प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में फ्रंट लॉन छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं पता नहीं मुझे, बस किस लिए छोड़ते हैं? गार्डन दे देंगे। OTS छोड़ दिया, किस लिए छोड़ा पता नहीं हमें, लोगों ने कहा है हवा के लिए, वेंटिलेशंस के लिए। सेटबैक छोड़ दिया, किस लिए छोड़ा पता नहीं, हवा आ जाएगी, रोशनी आएगी, बस। बट इसका बेस मिसिंग है, वो चीज़ नहीं पकड़ी। वो चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ कहलाती है इसके की एस्पेक्ट, कि आपकी बिल्डिंग में सेटबैक और बिल्डिंग लाइन होना मस्ट है। अब ये सेटबैक और बिल्डिंग लाइन होती क्या चीज़ है? बिल्डिंग बाय लॉ डिकेट द मिनिमम ओपन स्पेस। किसने बोला? बिल्डिंग बाय लॉ डिकेट द मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग फेसिंग अ रोड नन एज द सेटबैक या बिल्डिंग लाइन। क्यों छोड़ा जाता है? कभी सोचने की कोशिश करी? जैसे हम लोगों के साथ गलती क्या, फ्रेशर्स के साथ क्या होता है कि बस जो पढ़ते हैं रट्टू तोता की तरह पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कभी उसकी डीप में जाने की कोशिश नहीं करी आखिर ये ऐसा होता है तो क्यों होता है। उसी रूल को हम फॉलो करते चले आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। हम फ्रंट लॉन क्यों छोड़ते हैं, OTS क्यों छोड़ते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? These regulations aim to maintain street aesthetics, prevent या ओवरक्राउडिंग को मेंटेन करने के लिए बिल्डिंग बायलॉज दिए गए हैं एंड इनहेंस सेफ्टी बाय इंप्रूविंग विजिबिलिटी। सेटबैक एरिया कैन आल्सो बी रिपर्पस्ड एज पार्किंग स्पेस या ग्रीन एरिया। आप उसको कह सकते हैं पार्किंग स्पेस भी या ग्रीन एरिया भी कह सकते हैं। बिल्कुल क्लियर बोल दिया उन्होंने। जिसे जाना जाता है टेक्निकल वर्ड में सेटबैक या बिल्डिंग लाइन।
दिस इज कॉल्ड द बिल्डिंग लाइन। किसके लिए, क्यों छोड़ा जाता है, आज की बात ना भूलना। दिस रेगुलेशन एम्स टू मेंटेन स्ट्रीट एस्थेटिक्स, प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग एंड एनहांस सेफ्टी। FAR मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसको भी डिस्कस करूंगा। साइज ऑफ रूम, अब साइज ऑफ रूम अभी मैं यही इसी क्वेश्चन पे बहस कर रहा था। स्टैंडर्ड वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो बिल्डिंग बाय लॉज के स्टैंडर्ड्स है, वो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड हैं, वो कहीं से आए नहीं है। क्या लिखा है, बिल्डिंग बाय लॉ स्टिपुलेट मिनिमम रूम साइज टू इंश्योर एडिक्यूट स्पेस फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर वेंटिलेशन, and different types of rooms have specific size requirement promoting comfortable living conditions। यहाँ पर बोला गया है कि हर एक साइज प्रॉपर वे में होना चाहिए, स्पेसिफिक साइज और रिक्वायरमेंट की बेसिस पे वो चलेगा। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 10 फीट। कितनी होनी चाहिए, 11 फीट। क्यों, हमारे यहाँ 10 फीट चल रही है, आपके यहाँ 11 फीट। क्यों 10-11 क्यों चल रही है, मुझे इसके पीछे रीजन तो बताइए। बस चल रही है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन स्ट्रीट विड्थ टू मेंटेन अर्बन एस्थेटिक्स एंड सेफ्टी। किसके ऊपर डिपेंड करती है बिल्डिंग हाइट, डिपेंड ऑन द स्ट्रीट की विड्थ टू मेंटेन करने के लिए सेफ्टी के पर्पज से। नैरो स्ट्रीट्स हैव लोअर हाइट अलाउंस। क्यों, जो बड़े एरिया होते हैं, जो ग्रुप हाउसिंग क्रिएट करी जाती है, मल्टी स्टोरी सिटी से हट के करी जाती है। क्यों, जो नैरो स्ट्रीट्स होती हैं, जो बहुत कंजेस्टेड एरियाज होते हैं, वहां पे लोअर हाइट रखी जाती है सेफ्टी के पर्पज से। आज आप लोगों के बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे और आपके बहुत सारे पॉइंट्स दूर होंगे जिस पे आप लोग काम करते चले आ रहे हैं। लाइटिंग एंड वेंटिलेशंस, लाइटिंग एंड वेंटिलेशंस का मतलब बिल्डिंग कोड मैंडेट द प्रोविजंस ऑफ विंडो एंड वेंटिलेटर टू इंश्योर सफिशिएंट रूम लाइटिंग एंड वेंटिलेशंस। बिल्डिंग वाला कहता है कि अगर आप अपने रूम में, अपनी प्लानिंग में विंडोज एंड वेंटिलेशन दे रहे हैं तो सफिशिएंट रूम लाइटिंग और वेंटिलेशन होना चाहिए। द मिनिमम ओपनिंग एरियाज आर स्टिपुलेटेड फॉर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस। जितना जो कोई भी ओपन एरिया होगा वो डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस के बेसिस पे होगा, वो चलेगा। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी प्रोविजंस आपकी प्लानिंग में होना चाहिए। सोचिए कि प्लानिंग करने से पहले क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मेरे पास, वो उन चीज़ों को मैं स्किप कर रहा था। बिल्डिंग कोड कोई फॉलो नहीं करता है। स्टैंडर्ड फॉर वाटर सप्लाईज सच टैप, सिंक, वाटर क्लोजेट एंड वॉश बेसिन्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिल्डिंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आज के टाइम में क्या है कि डिप्लोमा वाला भी इंजीनियर बनना चाहता है, डिप्लोमा वाला भी आर्किटेक्ट बनना चाहता है, वो भी आर्किटेक्ट इंजीनियर बनेगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर बनेगा, इंटीरियर डिज़ाइनर बनेगा, सारी क्वालिटी, सारी डिग्री वो अपने आप लेके रख लेगा। अरे भाई, हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में डिफरेंट फील्ड्स हैं। गवर्नमेंट ने अलग अलग फील्ड्स क्रिएट करी हैं कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसके पास जाइए। लेकिन अब आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बीटेक वाला एक सिविल इंजीनियर भी है और स्ट्रक्चर इंजीनियर भी है, साथ साथ इंटीरियर डिज़ाइनर भी है। क्या करे वो, डिप्लोमा, लेकिन नाम के आगे आर्किटेक्ट। आप आर्किटेक्ट के लेवल को टच नहीं कर सकते। अगर आप उसको टच करना चाहते हैं तो उसकी नॉलेज लीजिए, क्योंकि हर एक फील्ड में अलग अलग काम होते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग, बिल्डिंग बाय लॉ रिक्वायर स्ट्रक्चर टू बी डिजाइन टू विद हैंड सेफ लोड, earthquake and other environmental factor and general conditions for foundation depth, width and concrete uses are provided। ये किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर इंजीनियर के बेसिस पे। वो डिज़ाइन करेगा, वो मैन्युअली कैलकुलेशंस करेगा, वो बताएगा क्या सही है क्या गलत है, वो बताएगा कैलकुलेट करके कि कितना लोड कितना आना चाहिए। साहिल दरवाजा बंद करो आगे, दरवाजा बंद करो आगे जल्दी। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी डिजाइन्स। इतना मुझे बता।